नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भएको छु। आजको यो बसाइमा पनि तपाईँको माझमा एउटा निकै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। तसर्थ यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि मैले मनमा राखेको छु। भारतका एकजना वरिष्ठ पत्रकार दिनेश के भोराले पनि ग्रेटर नेपाल सम्भव रहेको र ग्रेटर नेपालको भूभाग कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो भिडियो मार्फत संपूर्ण भारत का जनताहरूलाई यहाँ पे इंडिया नेपाल से एक इम्पोर्टेंट और सनसनीखेज खबर निकल के आ रही है कि इंडियन मीडिया ने एक नई रिपोर्ट शाया की है ग्रेटर नेपाल के बारे में और वो ये कबूल कर रहे हैं कि नेपाल की जो ग्रेटर नेपाल की जितनी भी जमीनें हैं वो नेपाल को देनी चाहिए। बेसिकली एक वीडियो टाइप है, तो वीडियो को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सच में नेपाल की उन जमीनों को इंडिया ने कबूल कर लिया है। कई सारे रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ जिसमें इंडियन मीडिया इस बात को कबूल नहीं करता कि ग्रेटर नेपाल की जमीनें नेपाल की है। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं और आपके साथ शेयर करते कि क्या सच में नेपाल की जमीनों के बारे में इंडिया ने कबूल कर लिया कि ये सारी जमीनें जो है वो नेपाल की और नेपाल को देनी चाहिए। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या बालन शाह के मैप ने काम कर दिखा है और इंडिया अपने मानने लगा है कि नेपाल की जमीनें नेपाल को दे देनी चाहिए। वीडियो देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भएको छु। आजको यो बसाइमा पनि तपाईको माझमा एउटा निकै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। तसर्थ यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि मैले मनमा राखेको छु। भारतका एकजना वरिष्ठ पत्रकार दिनेश के भोराले पनि ग्रेटर नेपाल सम्भव रहेको र ग्रेटर नेपालको भूभाग कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो भिडियो मार्फत सम्पूर्ण भारतका जनताहरूलाई लगायत नेपालका जनतालाई पनि जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले उसो त नेपालको बारेमा यसभन्दा पहिले पनि विभिन्न चरणका विभिन्न सकारात्मक भिडियोहरू बनाउँदै आउनु भएको थियो र अहिले पनि ग्रेटर नेपालको बारेमा नेपालमा चर्को बहस भइरहेको बेला र जसरी भारतको नयाँ संसदमा नेपालका भूभाग समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा भारत सरकारले राख्यो, त्यसपछि त्यसको विरुद्धमा नेपालको सदनदेखि सडकसम्म चर्को विरोध भयो र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि चौतर्फी प्रचार भयो र यही सन्दर्भमा भारतका वरिष्ठ पत्रकारले पनि यसबारेमा आफ्नो मुख खोलेका हुन्। एकैछिन यो भिडियो हेर्नुहोस् है त। नेपाल का जो डिवीजन हुआ था वो ब्रिटिश वार के टाइम में हुआ था, जहां पर नेपाल का एक बड़ा हिस्सा नेपाल से अलग कर दिया गया था। उस हिस्सों के अंदर आपके गढ़वाल और कुमाऊं एरिया भी आते थे, तो दे वर सेपरेटेड। एक समय था कि जब वो नेपाल के राजा के अंतर्गत वो भाग आता था। ये सच है कि नेपाल का जो राज था वो कामरूप से लेके यानी कि असम के एक पार्ट से लेके और वहां हिमाचल तक था, ये ग्रेटर नेपाल था। अब ये नक्शा लगा दिया गया है मेयर के ऑफिस में। दिस इज ए टिट फॉर टैट। अब चलिए नक्शा देख लेते हैं। ये है नक्शा। इसमें आप देखेंगे कि इसका नाम रखा गया है ग्रेटर नेपाल। जो नीला हिस्सा है वो अभी का नेपाल है, इसका नाम रखा गया है ग्रेटर नेपाल। जो नीला हिस्सा है वो अभी का नेपाल है। इसके अलावा सिक्किम को नेपाल का हिस्सा बताया गया है जो लाल रंग के अंदर है। नीचे बिहार का एक हिस्सा दिखाया गया है। शायद इसमें मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का भी छोटा सा एक हिस्सा है जो उनके अंडर में है। गढ़वाल और कुमाऊं यानी कि उत्तराखंड और एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश का भी दिखाया गया है। ये दरअसल भारत ने जो कहने की कोशिश की कि ये अखंड भारत है, और उसमें प्रहलाद जोशी जो कि भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, संसदीय कार्यों के राज्य मंत्री कहा जाए, उन्होंने कहा था अपने ट्वीट के अंदर, संकेत स्पष्ट है अखंड भारत। जो शब्द लिखे क्या है, संकेत स्पष्ट है अखंड भारत। और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों संतरियों सबकी लाइन लगी, आरएसएस की भी लाइन लगी। और मैंने सबसे पहले न्यूज टाइम के ऊपर इसका प्रोग्राम दिया था और कहा था कि भारत आग से खेल रहा है। आप पड़ोसी देशों की सॉवरेनिटी संप्रभुता के ऊपर अपना दावा कर रहे हैं। आप एक्सपेंशनिस्ट यानी कि विस्तारवादी नीति की घोषणा कर रहे हैं। ये उनको स्वीकार नहीं होगा।
हर व्यक्ति जो बीजेपी का बाहर निकल के आता है संसद से, उन्होंने यही कहा कि यह अखंड भारत का नक्शा है। जब आग को बढ़ते देखा, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से प्रतिक्रियाएं आते देखी और वहां पे ऑफिशियल प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान और नेपाल से आई, तो तब भारत सरकार ने रुख बदला और एक और झूठ बोला उसके बाद में। जी हां, भारत सरकार ने एक और झूठ बोला कि ये अशोक के जमाने का मैप है। अशोक के जमाने का मैप है, ये तो उसके ऊपर कहीं लिखा नहीं है कि अशोक के जमाने का मैप है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो सभी लोगों ने सामने आके, क्योंकि विपक्ष तो वहां था नहीं, बायकॉट किया था, उन्होंने लिखा था ये तो अखंड भारत का नक्शा है और उन्होंने अपने ट्वीट भी दिए इसके ऊपर। तो कौन उसके ऊपर अस्वीकार करेगा कि अखंड भारत नहीं था? और बाद में अपने आप को, इस झूठ को सत्य साबित करने के लिए, ताकि हमारी पोजीशन और एम्बेरेसिंग ना हो जाए, उन्होंने उसको अशोक के साम्राज्य का नक्शा बनाना शुरू किया। वो भी गलत है, मैं आपको बताऊं। अशोक का साम्राज्य इतना नहीं था जो दिखाया जा रहा है उसके अंदर। जहां पर अशोक के साम्राज्य की सीमाएं हैं, इसमें सीमाएं कहीं दिखाई नहीं गई हैं। और उसमें साउथ के बहुत सारे हिस्से थे जो अशोक के साम्राज्य में उस समय नहीं थे, लेकिन यहां पर दिखाने की कोशिश की गई कि अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान से लेके और आगे पता नहीं कहां तक, थाईलैंड तक उनका लैंड था। ये तो म्यांमार और थाईलैंड के आगे चले जाते हैं। तो अशोक के साम्राज्य में म्यांमार और थाईलैंड कहां थे? यही झूठ है इनका, यही प्रपंच है इनका, यही इस सरकार का असली झूठ सामने आता है। क्योंकि अखंड भारत के नक्शे के अंदर थाईलैंड का हिस्सा भी आता है, म्यांमार पूरा आता है, श्रीलंका भी आता है। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। जवाब मिलता है नेपाल से। अब नेपाल के मेयर ने नक्शा टांग दिया साहब, ग्रेटर नेपाल। ये तो झूठ बोल रहे हैं कि अशोक का नक्शा उसको अपने बचाने के चक्कर में, लेकिन नेपाल ने कोई झूठ नहीं बोला। नेपाल का झंडा लिखा है और लिखा ऊपर ये ग्रेटर नेपाल है। नीला हिस्सा हमारे पास है, लेकिन लाल हिस्सा उसको हमें वापस पाना है, क्योंकि ये हमारे हिस्से थे। अब भारत सरकार क्या कहेगी? भारत सरकार ने झूठ बोला ना, ये अशोक का है, ये अखंड भारत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ने कहा अखंड भारत है, ट्वीट भी किए, रिएक्शन भी आई, अखबारों में निकला अखंड भारत है। सही बात थी। पाकिस्तान को क्या पता लगता था ये अखंड भारत है? उन्होंने यहां से सुना तभी तो कहा अखंड भारत है, और उनके विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रियाएं आई। बांग्लादेश के लोगों की और राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन नेपाल ने टिट फॉर टैट किया, रिएक्ट किया और कहा कि ये एरिया हमारा है सारा का सारा, हमें वापस करो और हमें ग्रेटर नेपाल फिर से बनाना है। लीजिए साहब, अब देखते हैं भारत सरकार क्या जवाब देती है। यही होता है जब आप अग्नि से खेलोगे, दूसरे राज्यों की, दूसरे देशों की संप्रभुता से खेलोगे, तो सामने से भी जवाब ऐसे आएंगे। कभी कभी भारत को क्या लगता है, इस समय के भारत को, ये जो अभी की सरकार है, कि ये सारे जो पड़ोसी देश हैं ये हमारे राज्य हैं, और ये इनके यहाँ जो बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको कभी भी डिसमिस कर सकता हूं। इसी भूल के चक्कर में सभी राज्यों के साथ, सभी देशों के साथ भारत ने अपने संबंध 5-7 साल पहले खराब कर लिए थे। फिर धीरे धीरे इन्हें अक्ल आती है कि ये तो भाई देश है, इनके साथ तो हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसे अपने राज्यों के साथ ट्रीट करते हैं। ये कहानी है सारी की सारी एक किस्म से एरोगेंस की, अहंकार की, और पड़ोसी देशों से अपने संबंधों को खराब करने की। धन्यवाद दोस्तों। भारतका पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले अग्निपथ योजनाको घोषणा हुँदा वायु र जलसेनाका लागि अप्रत्याशित खबर बन्न पुगेको खुलासा गरेका छन्। सेना अध्यक्ष नरवणेले आफ्नो प्रकाशन हुन लागेको किताब 4 स्टार्स अफ डिस्टिनीमा यो विवादित योजनाबारे लेखेका हुन्। 31 डिसेम्बर 2019 देखि 30 अप्रिल 2022 सम्म भारतको सेना अध्यक्ष रहेका नरवणेले लेखेका छन्, यो घटनाले हामी चकित भयौँ, जल र वायु सेनालाई त अप्रत्याशित नै बन्न पुग्यो। भारतका विभिन्न सञ्चार माध्यमका अनुसार पुस्तकमा नरवणेले सन् 2020मा स्थल सेनाका लागि मात्रै लागू हुने गरी टुर अफ ड्युटीको प्रस्ताव गरेको र त्यही नै पछि अग्निपथ योजना बनेको उल्लेख गरेका छन्। आफूले भर्ती भएका मध्ये 75%लाई राख्ने र बाँकी 25%लाई विदा गर्ने योजना प्रस्ताव गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। सुरुमै वायु र जलसेनाका प्रमुखहरूलाई उक्त योजनामा सहमत गराउन समय लागेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नरवणेले अग्निपथ योजना स्थल सेनामा मात्रै सीमित नराखिएको थाहा पाउँदा चकित भएको लेखेका छन्।
14 जुन 2022मा भारतको सङ्घीय सरकारले अग्निपथ योजना घोषणा गर्दा त्यसरी भर्ती भएका मध्ये 25% मात्रै सेनामा रहने, बाँकीलाई भने 4 वर्षको कार्यकाल सकाएपछि बिदा गरिने बताइएको छ। नरवणे आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन्, मैले सुरुमा प्रधानमन्त्रीलाई टुर अफ ड्युटी योजनाबारे बताउँदा यो सैनिकको तहमा अल्पकालीन सेवाको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यो पहिलेदेखि नै अभ्यासमा रहेको सर्ट सर्भिस कमिसन एसएससी जस्तै थियो। जसरी निश्चित सङ्ख्यामा एसएससीका अधिकारीहरू हरेक वर्ष भर्ती गरिन्छन्, त्यसै गरी निश्चित सङ्ख्यामा जवानहरू भर्ना गर्ने र उनीहरूको समयावधि टुर सकिएपछि बिदा गर्ने प्रस्ताव रहेको थियो। कोभिड-19 महामारी तथा गलवानमा भारतीय र चिनिया सेनाबीच भएको विवादका कारण यो प्रस्तावले सुरुमा खासै गति लिएन। यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रस्तावमा विचार गरिरहेको थियो। तर अझ व्यापक गराउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको योजनामा भने वर्षभरिमा भर्ती गर्ने, सबै अल्पकालीन सेवामा आधारित हुने र यो 3वटै सेनामा लागू हुने व्यवस्था गरियो। पेन्गुइन र्यान्डम हाउस इन्डियाले प्रकाशन गर्ने संस्करणमा लेखिएको छ, 3वटै सेनाको विषय भएपछि यो प्रस्ताव अघि बढाउने जिम्मेवारी चिफ अफ डिफेन्स बिपिन रावतको काँधमा गयो। पीटीआईका अनुसार रावतको प्रस्तावमा अग्निवीरलाई पहिलो वर्ष प्रति महिना 20,000 भारतीय रुपैयाँ दिने योजना बनाइएको नरवणेले उल्लेख गरेका छन्। यो प्रस्ताव स्वीकार्य थिएन। हामीले एकातिर तालिम प्राप्त सैनिक देशका लागि जीवन पनि दिन तयार हुने कुरा गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि एउटा सेनालाई दैनिक ज्यालादारी मजदुरसँग तुलना गर्नु हुँदैन। हाम्रो कडा अडानका कारण पछि यो तलब मासिक 30,000 भारतीय रुपैयाँमा वृद्धि गरियो, उनले पुस्तकमा लेखेका छन्। अग्निपथ योजनाकै कारण भारतीय गोर्खा सेनामा नेपाली युवा भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ। नेपालले अग्निपथमा असन्तुष्टि जनाएको छ, जसले गर्दा अहिलेसम्म गोर्खा भर्ती प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी, इंपॉर्टेंट लगी होगी। देखिए इस टाइम पे बात ये आ रही है कि भाई नेपाल के इन सारी जमीनों को कबूल कर लिया है, ग्रेटर नेपाल की जमीनों को। ये एक रिपोर्टर टाइप है और एक न्यूज टाइप इंफॉर्मेशन देते हैं ये बंदा जिसके बारे में हमने बात की थी और जिसका इंटरव्यू अभी हमने देखा, जिसकी वीडियो अभी हमने देखी थी। तो बेसिकली ये नेपाल इंडिया के ताल्लुकात, नेपाल चाइना के ताल्लुकात के बारे में और इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात के बारे में वीडियोज अक्सर बनाते रहते हैं। हमने इन वीडियोज को देख के मद्देनजर के हुए आपके साथ ये बात करें कि नेपाल और चाइना के ताल्लुकात तो वो खराब है थोड़े। नेपाल और इंडिया के जो ताल्लुकात है थोड़े बहुत खराब है, डाउनफॉल की तरफ जा चुके हैं। किंग को वापसी लाने के लिए भी बात हो जा रही है। अब यहाँ पे ये बात है कि भाई जो इंडियन न्यूज चैनल्स है वो इन सब बातों को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नेपाल की जो जितनी जमीन है वो नेपाल को मिलनी चाहिए और ये जितनी भी जमीन है वो कबूल कर रहे हैं। तो यार बेसिकली बात ही नेपाल के लोगों की यही थी कि भाई कबूल करे। अभी तक तो कबूल कोई भी नहीं कर रहा था। अब अगर कोई कबूल कर रहा है तो वो बड़ी अच्छी बात है कि भाई कबूल कर रहे हैं इस चीज को कि भाई नेपाल की जमीन थी, नेपाल को मिलनी चाहिए। और ये सारा काम मुझे जहां तक लगता है कि भाई 6 महीनों के अंदर ये जितना भी मिक्सचर बना है उन बातों का है। और 6 महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा कि काठमांडू सिटी के बालिंदर शाह ने ग्रेटर नेपाल का मैप अपने ऑफिस में लगाया था और उन्होंने इस चीज को कबूल किया था कि भाई ग्रेटर नेपाल नेपाल का। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।